नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ कांग्रेस की एक ऐसी युवा नेता हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता का धर्म निभाती हैं। और अगर हम उनकी पृष्ठभूमि की बात करें, उनके बैकग्राउंड की बात करें, तो सेना का एक बड़ा मजबूत उनका बैकग्राउंड है। मोर देन 2 डिकेड्स उन्होंने सेना को अपनी गौरवशाली सेवाएं दी हैं। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य। बहुत स्वागत करता हूं अनुमा जी। नमस्कार शरद जी, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे बताइए, थोड़ा सा पीछे अगर मैं आपको ले चलूं तो वो दौर जब आप एक युवा के नाते ढेर सारे सपने लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसी समय कुछ चुनौतियां भी आ जाती हैं, जैसी आपके सामने आई या हम में से कई लोगों के सामने आती है, किसी न किसी रूप में मुझे लगता है सबके सामने आती है। उसके बीच में अपने को खड़ा रखना, आगे सेना में जाने का फ़ैसला लेना और फिर सेना में अपनी सेवा को पूरा करने के बाद पब्लिक सार्वजनिक जीवन में आने का निर्णय करना, कैसे पूरे जीवन को अगर मैं आपसे कुछ कम शब्दों में उसको डिस्क्राइब करने के लिए कहूँ तो कैसे देखेंगी 20 साल की अनुमा से लेकर आज की अनुमा तक? उम्र नहीं पूछूंगा मैं आपकी जी। नहीं, मैं बताऊंगी कि जिस दिन पहली बार इंसान चंद्रमा पे पहुंचा उसी दिन मेरा जन्म हुआ और वाह, विदिशा में जन्म हुआ बहुत बढ़िया जी। और उसके बाद चूंकि मेरे पिता भारतीय मध्य प्रदेश शासन की वन सेवा में थे, तो अलग अलग जगहों पे उनकी नियुक्ति होती रही। 3 साल 4 साल ज़्यादातर समय जो आज का छत्तीसगढ़ है, हम वहाँ रहे। और चूंकि हम 3 बहनें थे उसके बाद भी और उस दौर के बाद भी मेरे पिता ने कभी ये डिस्क्रिमिनेशन रखा ही नहीं कि मुझे लगता कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं कर सकती। माँ ने मुझे हर छुट्टियों में विदिशा ही भेजा, तो मेरी जो रूट्स थी, मेरी जो जड़ें थी, वो हमेशा उनमें पानी भी डलता रहा। ददिहाल था, ननिहाल था आपका? मेरी दादी जी का घर था। और मेरे नानी जी जो थी वो खुद ही एक डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर थी, तो वो मेरा चलता फिरता ननिहाल हुआ करता था उन दिनों जी। तो मेरी जो पढ़ाई हुई ज़्यादातर बिलासपुर में, थोड़ी अंबिकापुर में, फिर बाद में शहडोल में भी हुई। और फिर मैंने अपना एमएससी और एमफिल यहाँ भोपाल से किया। और यहाँ भोपाल आते ही से, वैसे तो ज़्यादातर समय हम दूर रहे, पर जिस शहर को मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ, शहरों का, लेकों का शहर है, झीलों का शहर है, तो यहाँ आने के बाद से छप्पर फाड़ के हमारे ऊपर बहुत सी मुसीबतें आईं। उनमें एक तो पहले माँ का हमारे बीच से चले जाना, और उसके बाद थोड़े समय के बाद कुछ डॉक्टर की लापरवाही और कुछ हो सकता है प्रारब्ध, तो पिताजी भी नहीं रहे। और उसके बाद मैंने 1.5 साल तक सतपुड़ा भवन में नौकरी की, असिस्टेंट प्रोग्रामर की तरह। तभी मैं चाहती थी कि मैं किसी यूनिफॉर्म सर्विस में जाऊं, और तब एक ही ऑप्शन होता था, पुलिस। तो मैंने पुलिस में जाने का सोचा था, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। और अचानक ये एडवर्टीज़मेंट मैंने, तब मैं आकाशवाणी में, युववाणी में कॉम्पेयर भी होती थी, तो वहाँ बैठे बैठे कुछ तैयार करते हुए मैंने ये ऐड वहाँ बैठे हुए देखा था। और उसके बाद मैंने जब भरा तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि ये शायद मेरी जगह है। लेकिन वो नौकरी सिर्फ 5 साल के लिए थी। जैसे प्रयोग होता है, तो प्रयोग अगर सफल होता तो आगे मौका मिलता, पर मुझे लगा कि ये रिस्क लेना चाहिए। और फिर जब मेरा सिलेक्शन हुआ, एक तो बड़ा डर लगा करता था कि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ी हूँ तो मैं कैसे इस माहौल में फ़िट होंगी। लेकिन फिर रिनी साइमन वगैरह के जो भाषण थे, जो उनका रोज़ की न्यूज़ होती थी, उसे देख देख कर मैंने प्रोनाउंसिएशन सीखा। और फिर जाके जब मैं एसएसबी देने गई तो वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। उसके बाद पूरी ज़िंदगी जो थी वो बिल्कुल ही अलग हो गई। एक तो एयरफोर्स ने जैसे मेरा पूरा टेक चार्ज कर लिया। मेरी दोनों बहनों के साथ मुझे उन्होंने, ऐसा रूल नहीं था कि किसी अविवाहित अधिकारी को मैरिड अकोमोडेशन मिले, लेकिन उन्होंने मुझे टेम्परेरी मैरिड अकोमोडेशन उनके साथ दिया। मैंने दोनों को पढ़ाया। आज सबसे छोटी बहन आर्मी में ही लेफ्टिनेंट कर्नल होकर रिटायर हुई, और बीच वाली जो थी वो एक बड़ी ग्रुप की पत्रिका में चीफ एडिटर रही। और अब हम तीनों ही स्वतंत्र काम कर रहे हैं। इस बीच में ऐसा नहीं था कि मैंने अपना परिवार नहीं बनाया। सबके साथ करते हुए, जनरली ऐसा होता है, लोग त्याग को यूँ समझते हैं कि वो एक अलग से एकल कोई प्रक्रिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर हम एक परिवार की तरह आगे बढ़ेंगे तो एक अच्छे जीवन साथी भी मिले।
और फिर एक और लड़ाई एयरफोर्स से लड़ना पड़ी पेंशन के लिए, क्योंकि महिला अधिकारियों को पेंशन का हक नहीं था। तो उसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट में मेरी पहले से ही मेरी जो इमीडिएट सीनियर्स थी वो लड़ रही थी। मैं दूसरे बैच की लॉजिस्टिक्स अधिकारी हूँ, तो उनकी उस लड़ाई में मैं जुड़ी। हमने वो केस जीता। 2 साल तक मैं वर्दी में नहीं थी, फिर दोबारा ज्वाइन किया और मैंने 2 बहुत फ्रेश पेयर्स जो थी वो सिलवा के रखी थी कि हम ये केस ज़रूर जीतेंगे। तो बस पेंशनेबल सर्विस हुई और उसके बाद मुझे लगा कि ये ईश्वर ने कुछ ऐसा दिया है जो पहले कभी लिखा हुआ नहीं था। तो मुझे लगा अब ये वापस करने का समय है। तो वापस करने के लिए वो जगह जिसे मेरे पिता सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, तो विदिशा को मैंने अपना कार्य क्षेत्र चुना है। बस आपने बहुत ही मैं आपके शब्दों पे गौर कर रहा था तो मैं ठिठक भी रहा था और सोच भी रहा था। अब वाकई उन गलियों में यादों की जाकर फिर लौटी हैं आप वापस। बहुत शुभकामनाएं इसके लिए आपको। बहुत धन्यवाद। चूँकि बात अब एक ऐसे मोड़ पर है, फिर मैं उन सवालों की तरफ आऊँगा जो आपसे पूछे जाने चाहिए बतौर राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस। अनुमा जी, ज़िंदगी कई बार हमारी परीक्षा लेती है और कई बार हम ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं सवालों के, और पास फेल जैसी किसी एडजेक्टिव में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कामयाबी थोड़ा खिसक जाती है दूर। कई बार बहुत दूर चली जाती है कामयाबी, और कई बार हमारी कामयाब होने की इच्छा भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, और कई बार हम इमोशनली कुछ गलत फैसले भी कर लेते हैं। आप उन लोगों से क्या कहेंगी, ख़ासतौर से हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको देखकर, क्योंकि कई बार इस बातचीत में हम कोशिश करते हैं कि कहीं कोई ऐसी बात जो आपके हमारे जीवन से जुड़ी हो, क्योंकि वो ज़्यादा उनको वास्तविक लगती है और वो महसूस कर पाते हैं। आप उन दौरान कई ऐसे मौके आए होंगे जब आपको लगा कि अब अनुमा टूट गई है, अब अनुमा बस बिखरने वाली है, अब बहुत हो गया, टू मच। शरद जी, मैं थोड़ी सी इस मामले में खुशकिस्मत ऐसे हूँ कि जैसे ही मेरा भारतीय वायुसेना में सिलेक्शन हुआ, वैसे ही जो दुनियावी परेशानियाँ थीं उनके और मेरे बीच में जैसे एयरफोर्स ने एक लाइन खींच दी हो, जैसे एक सुरक्षा घेरा बना दिया हो। मैं सारे लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमारी जो तीनों आर्म फोर्सेस हैं, महिलाएं क्या और पुरुष क्या, उनके लिए सबसे बेहतरीन सर्विसेज मानती हूँ मैं उन्हें। क्योंकि एक तो आप देश की सेवा से डायरेक्टली जुड़ते हैं, दूसरे आप हमेशा फिट रहते हैं क्योंकि ये आपकी ज़रूरत होती है, और तीसरी चीज़ ये है कि लोग आपको सम्मान की निगाहों से देखते हैं। तो जब मैं एयरफोर्स में आई, एक नयापन तो लोगों के अंदर था कि अरे ये महिलाएं आई हैं, क्योंकि मेरा बिल्कुल दूसरा बैच था और लॉजिस्टिक्स जो मेरी ब्रांच है उसमें मैं पहले बैच की ऑफिसर हूँ। तो लोगों को ये लगता था कि ये पता नहीं क्या करेंगी। हमारे जॉब की रिक्वायरमेंट 24 घंटे में कभी की भी हो सकती है। प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग आवर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमको कई बार 24 घंटे भी रुकना पड़ता है। तो लोगों को हमसे वैसा ही लगता था कि ये पता नहीं कर पाएंगी या नहीं। लेकिन चूंकि वो प्रयोग था और हम सब के दिलों में एक बात बहुत साफ थी कि ये प्रयोग हमें सफल ही बनाना है, तो थोड़े ही दिनों में हमने उस सारे लोगों के भरोसों को जीता। और जब तक मैं इंडियन एयरफोर्स में रही, मुझे बाहर की कोई परेशानी नहीं हुई। वहीं रहते हुए मेरी दोनों छोटी बहनों की स्कूल और कॉलेज की पढ़ाइयाँ हुई। मैं जहाँ जहाँ गई, मेरी जो छोटी बहनें मेरे साथ गईं, फिर उनकी दोनों की शादियाँ भी हुई। तो ये सारा कुछ करते हुए मुझे लगा कि अगर आप, पहली चीज़ तो अगर आप निडर हों, दूसरी चीज़ आपके रास्ते आप सही रखें, जुगाड़ के चक्कर में ना पड़ें, तो आपका सारा रास्ता फिर ऊपर वाला तय करने लगता है। और मेरी आस्था इसी तरह बढ़ी है कि मैं लोगों को भी यही कहूँगी कि एक तो आर्म फोर्सेस जैसी सर्विसेज, जहां आप अपने व्यक्तित्व को उन सारे आदर्शवादी चीज़ों के साथ रख सकते हैं कि आपको सच्चा होना है, ईमानदार होना है, ये सारी चीज़ों का मौका आपको आर्म फोर्सेस देती हैं, और फिर आपके अंदर जो आत्मविश्वास होता है। तो मैं संदेश यही दूंगी कि आप दूर दूर से देश की सेवा के बारे में ना कहें, पास जाइए, उस सर्विस में जाइए। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। जब इतना सब कुछ ज़िंदगी में रहा, तो फिर राजनीति में आने का सोच, आपको मालूम है कि फूलों की सेज नहीं है, और जब आपने इस करियर को चुना है, लगभग आप अपनी हम कहें कि आधी ज़िंदगी, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी आप मुकम्मल तौर पर वहाँ खड़ी हैं, जिसको मिडिल एज हम बोलते हैं। वहाँ से लेकर अगर आप सफ़र शुरू करेंगी, फिर एक 20 साल स्टैब्लिश होने में लगते हैं, 15 से 20 साल। तो ये क्या भावना आधारित निर्णय रहा या इसके पीछे कुछ मजबूत सोच थी? हालांकि आपने हिंट किया
कि आपके पिताजी चाहते थे कि आप शायद यहाँ काम करें? वो मुझे विदिशा में रखना चाहते थे, पर मैं आपको सच बताती हूँ, इसकी शुरुआत मुझे अगेन मैं भारतीय वायुसेना को इस चीज़ का श्रेय दूंगी कि मेरे अंदर जो आत्मविश्वास था और उन 25 सालों में जब मैं भारतीय वायुसेना में रही, मतलब 1 साल की ट्रेनिंग और 24 साल की सर्विस, मुझे जो जितने भी अधिकारी थे, चाहे वो मेरे से वरिष्ठ थे या जूनियर्स थे, उन्होंने मुझे एक ये एहसास कराया कि मैं किसी भी छोटे मोटे लिमिटेशंस में बंधी नहीं हूँ। और बहुत सी ऐसी चुनौतियाँ थीं जो मैंने अपने नाम की, और मुझे उसके लिए हमारे यहाँ कमेंडेशंस होते हैं, तो हमारे जो कमांड होती है उसके एक अधिकारी का कमेंडेशन होता है, फिर वायुसेना अध्यक्ष का होता है, फिर बेस्ट सपोर्ट ग्रुप का होता है। तो ये सारे मुझे जब जब मिलते गए तो मुझे लगता रहा कि कोई भी डिफ़िकल्ट चुनौती हो वो हम ले सकते हैं। तो थोड़ा तो जज्बाती ये निर्णय था, क्योंकि मैं पिता को श्रद्धांजलि भी देना चाहती थी। लेकिन एक और चीज़ वो ये थी कि जो लोग प्रशासन समझते हैं, जो लोग टाइमलाइन समझते हैं, जो लोग एनुअल बजट अलॉटमेंट और उसको राउंड ऑफ करके उसको कन्वर्ट करना आउटपुट में ये समझते हैं, ऐसे लोग अगर बिना डरे आगे आएंगे तो शायद राजनीति का रूप बदल सकता है। और ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, और मैं ऐसा मानती हूँ कि ये कहीं पर भी आपको पैराशूट वाली लिफ्टिंग नहीं मिलती है, काम आपको करके दिखाना होता है। और एक ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप बहुत कुछ अच्छा करते रहिए, जब तक आप सफल नहीं हैं आप केवल आलोचनाओं का एक सब्जेक्ट बन जाते हैं। लेकिन बड़ा मौजूद सवाल हमारे मन में आता है कि आपने एक कठिन रास्ता चुना कांग्रेस में आने का। उस दौर में कांग्रेस के साथ होना, मुझे लगता है आप बीते 2 सालों से जी कांग्रेस से जुड़ी हैं, तो कांग्रेस से जुड़ने के पीछे कोई सोच, कोई वजह रही आपकी? 2009 में जब मैं सर्विस में नहीं थी और हम वो कोर्ट केस लड़ रहे थे, तो जब हमारा निर्णय हमारे फेवर में आया, ऐसा हमें पता चला कि सेनाएं सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं, यानी कि केस और घिसटता। तो उस समय हम कुछ महिला अधिकारी जाके राहुल गांधी जी को मिले, और आप यकीन मानिएगा, मैंने जब उन्हें बताया कि हमारा पॉलिसी लेटर इशू हुआ है, जब उन्होंने उसे पढ़ा तो उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहें, वायुसेना ने तो ये पॉलिसी लेटर निकाला है, तो इसके बिना पर आप लोग सर्विस में कंटिन्यू करेंगे। और वैसा ही हुआ, क्योंकि आर्मी और नेवी ने कोई इस तरह का पॉलिसी लेटर निकाला नहीं था। तो राहुल जी के उस आश्वासन के 1.5 महीने के अंदर हमको वापस बुलाया आर्म फोर्सेस ने। तो मुझे ऐसा लगा कि एक व्यक्ति जो अपनी बात का इतना पक्का है, और उसे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसने उस बात को समझा, तो मेरे लिए कांग्रेस एक ही पहली ही चॉइस होती। पर उसके पहले एक बात और बताऊँ मैं, कि हम जैसे आप हैं, मैं हूँ, मैं आपका नहीं जानती, लेकिन अपने बारे में, मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है। तो जब हम लोकतंत्र की ज़मीन पर होते हैं तो हमें सब लोग एक जैसे लगते हैं, सभी हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ लगती हैं। फिर एक अटल बिहारी वाजपेयी थे जिनकी मैं काफ़ी मुरीद होती थी। तो मैंने पहले तो कांग्रेस को लिखा, ईमेल लिखी उनके लीडर्स को, रिस्पांस नहीं आया। मैंने भारतीय जनता पार्टी में भी वैसी ही ईमेल लिखी कि मैं पार्टी ज्वाइन करना चाहती हूँ और इस तारीख को मैं नौकरी छोड़ूंगी। तो मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिला उस ईमेल के रिस्पांस में कुछ दिनों के बाद, और उन्होंने फिर मुझे बोला कि आप गुजरात जाके चुनाव में सीखिए कैसे काम किया जाता है। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इस खुलेपन से मुझे वहाँ जाने का मौका दिया। तो मैंने पार्टी तो ज्वाइन नहीं की थी, और मैंने हमेशा उनकी एक टीम को प्रोफेशनली मोटिवेटेड रखा, वो यंगस्टर्स की टीम थी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं गई, और मेरी इच्छा बहुत थी कांग्रेस में जाने की। लेकिन जैसा आप पूछ रहे थे कि जब गलतियां होती हैं, तो हाँ, मैंने आम आदमी पार्टी में जाने का सोचा। जैसा मैंने कहा कि लोकतंत्र की ज़मीन पे खड़े हुए हम सिर्फ ये मानते हैं कि सब एक जैसे हैं। तो मैंने 4 महीने के लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, और उसकी शुरुआत एक छोटे से झूठ से हुई थी। मुझे लगा था कि वहाँ पर टीम होगी उनकी, और उन्होंने मुझे एक टीम से मिलवाया था जिसमें 20-25 लोग थे। लेकिन जब मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली तो पता चला वो कोई टीम ही नहीं थी। तो पर चूंकि फौजी हूँ, एक कदम आगे बढ़ाया था तो पीछे नहीं खींच सकती थी। मैंने इलेक्शन लड़ा, बेतरह हारी, लेकिन मैंने सीखा। उसकी लर्निंग ये थी कि एकदम विश्वास मत करिए। और फिर उसके बाद 4 महीनों के बाद मैंने वो पार्टी छोड़ दी, और फिर उसके बाद लगभग 1.5 साल तक मैं राजनीति से तो जुड़ी रही, मतलब अपनी तरफ के इंक्लिनेशन से, लेकिन किसी पार्टी में नहीं थी।
तब तक कि मुझे एक दिन कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के ऑफिस से फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि आज से आप हमारी नेशनल पैनलिस्ट बनिए, और तब से वो अगस्त 2020 था। कुछ ताने आपने नहीं सुने कि बड़ी जल्दी जल्दी आपने अपनी राजनीतिक सोच को बदला? कांग्रेस में भी लोगों ने कहा होगा कि ये जो हैं मोहतरमा जो सैन्य अधिकारी हैं, लेकिन फैसले बड़ी जल्दी जल्दी बदले इन्होंने। आम आदमी पार्टी में एक छोटा सा टाइम इन्होंने गुजारा, किसी मेंबरशिप लिए बिना बीजेपी के साथ भी इनका जुड़ाव रहा, फिर इनका बड़ी जल्दी मोहभंग भी हो जाता है, कुछ चीज़ों को लेकर हमारे यहाँ भी हो सकता है। ऐसी कुछ चीज़ें सुनी हैं आपने? ये तो नहीं सुना, लेकिन पहले दो जो पार्टीज़ हैं उनको छोड़ने के बारे में या उनमें होने के बारे में ऐसा लोगों के अंदर भ्रांति है कि मैं बीजेपी में मेंबरशिप ले चुकी थी। तो वो भ्रांति मैंने कई बार दूर की, लेकिन वो जब लोगों को ताने देने होते हैं तो वो उसे उस तरह से ही कहते हैं। और एक बात मैं कहूँगी शरद जी, कि आपको जैसे एहसास हो जाए कि आपने एक गलती की है, तो उसके साथ आप तब तक तो लिंगर ऑन होइए जब तक आपका आत्मसम्मान गवाही दे। क्योंकि अब चूंकि मैं इलेक्शन के समय मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, उस समय 15 दिन में ही छोड़ देती तो मुझे वो लोग ये भी कहते डरपोक हैं या जो भी कुछ है। शायद मैं वो तमगा नहीं लगाना चाहती थी। कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, 2 साल तो मुझे हो ही गए हैं, और मैं एक चीज़ जानती हूँ कि मैं धारा के विपरीत बह रही हूँ, लेकिन वो बहुत प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं ना कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो कांग्रेस के लिए आज वो समय है कि जब लोगों को बिना प्रत्युत्तर में कुछ मिलने की अपेक्षा किए पार्टी का साथ देना है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है उसी से ये देश बना है। और हमारे जो पिता के पिता थे उनकी पीढ़ी ने सब होते हुए देखा, उनके पास भी हिंदुत्ववादी ताकतें थी और उनके पास भी गांधी नेहरू थे। क्या हम उन्हें मूर्ख समझते हैं कि उन्होंने आंखों देखते हुए भी हिंदुत्ववादी ताकतों को ना चुन के उन्होंने गांधी और नेहरू को चुना और पटेल को चुना? तो ये एक सोचने की बात होती है। अभी कहाँ चूक कर रही है कांग्रेस? आप भले ही इसको, क्योंकि हम देखते हैं अगर आप हिंदुत्ववाद की बात कर रही हैं, आपकी पार्टी के नेता भी जनेऊ की बात करते हैं, तिलक लगाने की बात करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हमारा पूजा उपासना बीजेपी से भिन्न है, तो बात समझ नहीं आती कुछ। देखिए शरद जी, मैं बचपन से ही गीता के 2 अध्याय कंठस्थ हैं, मुझे उनकी मीमांसा मुझे मालूम है और गीता मैंने पढ़ी है। और उस समय हमारे यहाँ गीता प्रेस गोरखपुर की किताबों से एक पूरी अलमारी भरी होती थी। तो हम बचपन से कुछ परंपराएं निर्वहन करते आए हैं और शुरू से ही करते आए हैं, और उसने हमें किसी धर्म विशेष से घृणा करना नहीं सिखाया। और कांग्रेस को मैं देखती हूँ वो समावेशी है, जिसे कहा जाता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस ना केवल एक अल्पसंख्यक की ही बात ना करें, हम अगर हम दलितों की बात करें, हम आदिवासियों की बात करें, हम महिलाओं को अलग से जगह देने की बात करें, कांग्रेस ने सबको समावेशित किया है। तो अगर हम समावेशित को, जो लोकतंत्रात्मक पार्टी है, उसको हम किसी और वाद में नहीं ढाल सकते। लेकिन हाँ, मैं ये मानती हूँ कि कांग्रेस ने कभी ओछे दर्जे की राजनीति अभी तक तो नहीं की है, ये सोचते हुए कि देश का व्यक्ति जो है उसे इतने दिनों में लोकतंत्र में रहने की आदत है, वो भ्रमित नहीं हो सकता, लेकिन हुआ ऐसा। तो अब कांग्रेस को वो बात समझ में आई है, हमने चिंतन शिविर में देखा, इस पर चर्चा भी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चिंतन शिविर के बाद बहुत सी चीज़ें और सामने आएंगी। कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी बदल रही है, एक मीडिया से रिलेटेड भी उन्होंने एक समूह बनाया है और 6 अलग अलग समूह बनाए हैं। देखिए, अब जनता से जुड़ने का और भी ज़्यादा जुड़ने का समय आया है, तो कांग्रेस उसमें खरी उतरेगी, मुझे ऐसा पूरा जो अपने कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, चाहे हार्दिक पटेल हों या सुनील जाखड़ हों, या इसके पहले मध्य प्रदेश में भी बहुत बड़ा दल बदल हुआ कांग्रेस से बीजेपी में, इसके पीछे आप क्या देखती? क्योंकि आरोप जाते हैं राहुल जी की तरफ कि उनका नज़रिया इन सारी चीज़ों को लेकर कुछ बेफिक्र और लापरवाही से भी भरा है, ऐसे एलिगेशन भी आते हैं। वो कहते हैं जिसको जाना हो जाए। कांग्रेस ने ये जो लोग छोड़कर गए, इनको क्या नहीं दिया होगा? आपको खुद मालूम है, आप इतने अच्छे स्थापित जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं कि उनको बहुत कुछ मिला पार्टी से, लेकिन जब पार्टी के संघर्षों का दौर आया तो उनकी सुविधा भोगिता जीत गई।
तो ये एक समय है, देखिए संघर्ष तो करना पड़ेंगे। और राहुल गांधी जी का, आपका ये कहना सही है कि वो बहुत दिनों से मध्य प्रदेश में नहीं आए, लेकिन अभी जो 9 अगस्त, आगामी 9 अगस्त है, तब से जो हमारी यात्राएं शुरू होंगी, पद यात्राएं शुरू होंगी और राहुल जी के नेतृत्व में ही होंगी, तो हम देखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस वापस लोगों के बीच में अपनी जगह बनाती है। और मैं आपके जो दर्शक हैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि कांग्रेस का जो संविधान है और जो देश का संविधान है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। कुछ भ्रमों के कारण ज़रूर हम उनसे दूर हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की जो विचारधारा है वो हमको एक साथ फिर से जोड़ेगी। राहुल गांधी से आपकी कितनी बार मुलाकात हुई? राहुल गांधी जी से मेरी 3 बार मुलाकात हुई है। हार्दिक पंड्या साहब का एलिगेशन है कि वो मोबाइल में ही खोए रहते हैं। नाम नहीं लिया है उन्होंने चिट्ठी में, लेकिन वो कहते हैं जब मैं टॉप लीडरशिप से मिलता था तो मेरी बातों को सुनने के बजाय उनकी तवज्जो उनके मोबाइल पर होती थी। मोबाइल बड़ा शत्रु है, रिलेशनशिप का भी, घरों में भी इसको लेकर विवाद होते हैं। आपका सवाल गूढ़ है और मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक पटेल को जुमा साल भर हुआ था आए हुए। सबसे पहले इंसान को विचारधारा से जुड़ना चाहिए, जो हमारी सर्वोदय की विचारधारा है, जिससे अगर जब तक आप उसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो आप कांग्रेस को समझ नहीं पाएंगे और फिर आप केवल अपेक्षा की राजनीति में उतर आएंगे। तो जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं हार्दिक पटेल जी और राहुल गांधी जी के जब ये मुलाकात हुई है, मैंने तो वो देखा नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ, मैं हार्दिक पटेल से एक बार मिली थी और उनका ध्यान मैंने गुजरात की कुछ बातों पर दिलाने की कोशिश की थी और उन्होंने एक तरह से उसे, जैसे सिर झटक देते हैं उस तरह से उस पर रिस्पॉन्ड किया था। तो कुछ चीज़ें जो हमें लगता है कि वो सुनने के लायक हैं, उसको अगर वो इग्नोर कर सकते हैं, हो सकता है कि उनके साथ ऐसा हुआ हो कि कोई बात जो वो बता रहे हो सकता है कि वो दोबारा कही जा रही हो या रिपीटिशन हुआ हो और उससे राहुल जी वाकिफ़ हों। मैं एग्जैक्टली इस बारे में नहीं कह सकती कि वो उस समय राहुल गांधी जी के पास बैठे थे या वो उनको इग्नोर कर रहे थे, पर मेरा ऐसा मानना है कि हार्दिक पटेल जी को थोड़ा वक्त लेना चाहिए था। पर युवाओं के जोश की भी बात है, तो मैं उनको यही कहूँगी कि वो जो कर रहे हैं वो अच्छी तरह करें। अगर मैं आपसे ये पूछूं, जो आप 100% इसका दावा तो आप करेंगी ही कि कांग्रेस पर निगाह रखिए ये लौटेगी, तो इसका आधार क्या है? क्योंकि अभी हमें एक ऐसी कांग्रेस नज़र आ रही है जो बहुत गहरे भ्रम में दिखती है कई बार, चाहे वो मसला बहुसंख्यकवाद की राजनीति का हो, हिंदुत्व की राजनीति का हो, मंदिर का हो, या फिर वो मसला ये हो कि आपको किन लोगों के साथ चलना है, किन के साथ नहीं चलना है। बहुत सारे लोग आप लेकर आए अपने साथ बीते 3, 4, 5 वर्षों में, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अब आपके साथ खड़े हैं। तो ये बताता है कि कई फैसले बड़ी जल्दी में शायद हुए। लेकिन अगर कांग्रेस, आप दावा करती हैं करेंगी ही कि लौटेगी, तो क्या आधार है इसका? कांग्रेस जो है आज, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि कहीं वो जो माहौल है उसके साथ तारतम्य नहीं बिठा रही है। लेकिन एक दूसरी बात यह है कि चूंकि मीडिया, और यहाँ पर मैं देखती हूँ कि मध्य प्रदेश का मीडिया मैं फिर भी बहुत बेहतर और निष्पक्ष पाती हूँ, लेकिन हम जो देश के मीडिया की जिसकी बात करते हैं, मुख्य धारा का मीडिया, उसने तो विपक्ष के साइड लेना ही बंद कर दिया है। 2-3 तरह के जुमले बहुत ज़्यादा प्रचलन में हैं कि विपक्ष कहाँ है। अगर कांग्रेस कोई प्रदर्शन भी करती है तो उसको जगह नहीं मिलती है। हमने देखा है कि जब कोरोना हुआ था उस समय यहाँ तक कि बीजेपी के लीडर्स भी, बीवी श्रीनिवास जो आईवाईसी के प्रेसिडेंट हैं, उनको टैग कर करके रेमडेसिविर मांग रहे थे, ऑक्सीजन मांग रहे थे और वो भरसक उन्हें मुहैया करा रहे थे। तो एक तरफ जहाँ कांग्रेस के अंदर से लोग छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि उनको सत्ता ही चाहिए और वो संघर्ष नहीं चाहते, और कांग्रेस है संघर्षों से उपजी हुई पार्टी। उसने पहले संघर्ष किया, आज उसकी विचारधारा में जो विश्वास करते हैं वो संघर्ष करेंगे। तो जो लोग जा रहे हैं उनको सिर्फ ये दिखता है कि उनके पास आज पावर नहीं है, लेकिन कांग्रेस बाउंस बैक करेगी क्योंकि लोगों के दिमाग से ये भ्रम छट रहे हैं। पूरे विश्व से भी ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि हम जीडीपी में बांग्लादेश से हम पीछे चले गए हैं, हम भुखमरी के इंडेक्स में बहुत ऐसे देशों में शामिल हो गए हैं, फिर से भी हम बांग्लादेश से पीछे हैं उसमें भी। तो ये लोगों को दिखता है, और ये जब भ्रम का चश्मा जब उनके ऊपर से पूरी तरह उतर आएगा, मैं जानती हूँ वो सच्चाई के साथ आएंगे और वो कांग्रेस को दोबारा से लेकर आएंगे, लोग ही लेकर आएंगे।
आखिरी सवाल कर रहा हूँ आपसे, राहुल गांधी ही लेकर आएंगे? कोई गैर गांधी, कोई गैर ऐसा व्यक्ति जो गांधी ना हो, वो आगे नहीं ले जा सकता कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस एक लोकतंत्रात्मक पार्टी है। कांग्रेस में चुनाव होंगे, तो चुनाव होंगे, लोकतांत्रिक तरीके से होंगे, और जो भी उसमें नेता बन के आएगा वो आगे लेकर जाएगा। कहीं पर किसी ने ये नहीं कहा कि वो राहुल गांधी ही होंगे, लेकिन जब वो लोकतांत्रिक चुनाव होंगे और हम देखेंगे कि हमारे सामने जो भी नेता होगा वो आगे आके खड़ा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुमा जी इस बातचीत के लिए, और बहुत शुभकामनाएं आपको। मध्य प्रदेश से हैं आप, विदिशा से हैं, और आपकी राजनीति की जो आगामी यात्रा है वो भी मध्य प्रदेश और विदिशा से अभिन्न रूप से जुड़ी ही रहेगी। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको। ये थी अनुमा आचार्य, विंग कमांडर अनुमा आचार्य। ख़ास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।